नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 25 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं। आज कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ में। आप सभी लोगों को आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में कि 25 दिसंबर क्रिसमस के अलावा ऐसा कौन सा दिवस और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं आज 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। शुरुआत होती है 2014 से। 2014 से भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाने की शुरुआत की जाती है। सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में, किसकी याद में? पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती को और ज्यादा यादगार बनाने के उद्देश्य से अभी सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत होती है 2014 से, और हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आज अपने लिए इंपॉर्टेंट देश और दिन, और वैसे देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश के अंदर भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां पे सुशासन जैसा वर्ड जो है हम सब लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कि सरकार पारदर्शिता से काम करे, ट्रांसपेरेंसी से काम करे, और इसी के लिए दिवस मनाया जाता है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा हीरा उद्योग के लिए इंडस सोलेटर प्रोग्राम शुरू किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? इसका हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। 1994 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर इसका पुणे में है, और ये एक निजी बैंक, और इसका जो मालिकाना जो हक है वो किसके पास में है? हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के अंदर भी सबसे बड़ा व्यापारिक घराना, जिनके अलग अलग उत्पाद अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बनाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरा उद्योग के लिए इंडस सोलेटर प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत करने वाला बैंक कौन सा है? इंडसइंड बैंक। अब इसने क्या किया है कि हीरा उद्योग से संबंध जितने भी जो व्यापारी हैं उनको 24/7 लॉकर की सुविधा उनको क्या करना? प्रदान करना, और ऋण प्रदान करना बहुत ही आसान और मामूली रेट्स पे, और इसी की शुरुआत की गई है जिसके अंदर हीरा जो उद्योग है उसको और ज्यादा क्या करने, मजबूत बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि हीरा उद्योग आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। हम सब लोगों को विदित कि अभी हाल ही के अंदर डायमंड बोर्स एक जगह सूरत में स्थित काफी चर्चाओं में रहा। कारण ये कि विश्व का सबसे बड़ा कमर्शियल स्पेस अगर कहीं पे भी अभी वर्तमान में स्थित है तो वो कहां पे है? सूरत विश्व की हीरा मंडी के नाम से इसको जाना जाता है। सूरत हीरों के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें पेंटागन रक्षा मंत्रालय अमेरिका स्थित, जहां पे विश्व का सबसे बड़ा कमर्शियल स्पेस हुआ करता था कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा स्पेस अभी कहां पे हाल ही में स्थापित किया गया? सूरत के अंदर स्थापित किया गया है। एक खबर हम सब लोगों ने और देखी थी कि G7 के जो सदस्य देश है उन्होंने रूस के हीरो के ऊपर आयात पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं कि हीरो के व्यापार के लिए और ज्यादा इसकी सुगमता प्रदान करने के लिए, और हीरा जो मार्केट है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक जो है, जिसकी स्थापना 1994 में होती है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उसने इसकी शुरुआत करी है, जिसके अंदर 24/7 लॉकर की सुविधा देते हैं, और ऋण और आसान किस्तों के अंदर इस प्रकार की कार्यवाही जितनी भी करी जाती है किसी बैंक के माध्यम से करी जाती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडसइंड बैंक हो जाएगा। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक द्वारा इंडस सोलेटर प्रोग्राम की शुरुआत करी गई। उद्देश्य हीरा समुदाय सेवा के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए विशेष लाभ और सुविधाओं से एक श्रृंखला प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। विशेषताओं में देखें तो 24 लॉकर की सुविधा देने वाला है, पारिवारिक खाता एड ऑन करने वाला, और विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है उस पर 0 क्रॉस करेंसी मार्कअप शुल्क भी है लगाने वाला है। किसी प्रकार का भी अगर हम देखें कि विदेशी मुद्रा के साथ में कोई आयात और निर्यात और ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी के संदर्भ में उद्योगों के पेशेवरों को
उद्योग के पेशेवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा भी जो है वो प्रदान करने वाला इंडसइंड जो बैंक है उसने इस प्रकार की शुरुआत अभी वर्तमान में करी है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मार्केट हम सब लोगों को विदित, वो कहां पे, सूरत में। हीरा मंडी भी इसी को जाना जाता है। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट अभी एक चीज मैं आपको बताना और मिस कर गया कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने सूरत के या गुजरात के जितने जो व्यापारी जो पहले से मुंबई के अंदर जो कार्य कर रहे थे वो वहां से पलायन होकर के और सूरत आना चाह रहे थे, लेकिन वहां के सरकार के द्वारा उन लोगों को लुभाने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए वहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी कमर्शियल स्पेस पार्क जो है वो भी महाराष्ट्र सरकार ने उनको देने की पेशकश करी थी। ये भी मुंबई के अंदर ही था। और उसके बाद में डायमंड बोर्स जब बन जाता है, आपको कामकाज करने के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कमर्शियल स्पेस अभी हाल ही में सूरत के अंदर जो स्थापित किया गया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में G7 सदस्यों द्वारा रूस के हीरों को अपने बाजारों में प्रवेश में रोकने पर क्या लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि इंडसइंड बैंक के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उन पेशेवरों को, उन ग्राहकों को और उन व्यापारियों को जो है क्या दी, एक बहुत बड़ी सौगात दी है। चलिए जानते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं। हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल पर राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? सबसे पहले जानते हैं कि ये ई ग्रास क्या है। ई ग्रास एक पोर्टल है। इस पोर्टल में क्या होता है, इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की राजस्व सेवा लेना चाहता है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, आपको किसी बैंक में जाने के बाद और वहां से जब आप चालान प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की अब आपको किसी प्रकार की कवायद करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही ई ग्रास के माध्यम से किसी भी राज्य की सेवा, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, पासपोर्ट की बात कर सकते हैं या कोई और चीजें जिनका राजस्व आप चालान के माध्यम से अपने घर बैठे ही यहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी बैंक ने असम सरकार के साथ में हाथ मिलाया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, बंधन बैंक। तो अभी जो बंधन तो बैंक है और किसके साथ में, असम राज्य के साथ में इसने समझौता किया है, जहां पे ये ई ग्रास जो पोर्टल है जिसके अंदर सरकारी राजस्व प्राप्त करने का एक खिड़की है, एकल खिड़की है, विंडो है, जहां पे इस प्रकार के कार्य संपादित करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक एक निजी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता के अंदर। बंधन बैंक हाल ही में चर्चाओं में क्यों रहा था? रेलवे कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति होती है उसके बाद उनके खातों को, उनके अकाउंट्स को डील करने के लिए और उनके पेंशन संबंधी जितने भी प्रकार की जो चीजें अगर होती हैं, जिसके अंदर कोई मुश्किल होती हैं या कठिनाइयों को जो सामना करना पड़ता है कि पेंशन समय पे नहीं आती, उसको सुचारू रूप से सूचीबद्ध करने के लिए बंधन बैंक ने हाथ मिलाया था। किसके साथ में? रेलवे के साथ में भी मिलाया था। बात कर लेते हैं असम वर्तमान में क्यों चर्चाओं में बना रहा। असम जो है अभी वहीं पे अभी टेनिस की और बैडमिंटन की प्रतियोगिता भी वहां पे खेली गई। इसके अलावा अहोम जो राजवंश है उसको भी किसी के अंदर शामिल किया गया है, यूनेस्को के अंदर उसको शामिल किया गया है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सेन बिस्वा। हेमंत शर्मा वहां के क्या है, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो गुवाहाटी, और गुवाहाटी के पास भी एक छोटा सा नगर जिसको क्या जाना जाता है, दिसपुर। तो दिसपुर वहां की क्या है, राजधानी है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, उसी के पास एक छोटा सा शहर है और उसी के साथ ही लगता हुआ है, लेकिन उसको अलग शहर के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है दिसपुर। पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों में से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? असम है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। राजस्व अर्जन से संबंधित ई ग्रास पद्धति का वर्तमान में संचालित है, सब स्टेट्स के अंदर ये चलाई जा रही है, लेकिन बंधन बैंक के साथ में टाई अप किसने करा है? असम सरकार ने किया है। लाभ क्या है? उपभोक्ता घर बैठे संबंधित विभाग की सेवा लेने हेतु ई ग्रास के माध्यम से त्वरित भुगतान कर सकते हैं। बात करते हैं कि बंधन बैंक की स्थापना कब होती है, तो बंधन बैंक की स्थापना होती है 2015 में और कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में आरबीआई द्वारा सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरण के लिए बंधन बैंक को क्या किया? प्राधिकरण इसको प्रदान कराया है। बात कर लेते हैं असम की। असम के अंदर हाल ही के अंदर अहोम राज्यवंश जो पहले हुआ करता था उसके जो मोईदाम को वहां पे एक क्या है, एक सर्किल टाइप का एक वहां पे जो इनके बना हुआ था पिंडाकार स्तंभाकार, उसको यूनेस्को ने अपने स्थान पे क्या दिया है? जगह दी है। विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करने के लिए नामांकित भी किया है यूनेस्को के द्वारा। अहोम राजवंश के जो मोईदाम जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, जिस प्रकार मिस्र के जो पिरामिड है उसी के समानांतर यहाँ पे भी पिरामिड्स बनाए गए हैं और उन्हीं को सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को ने इस प्रकार की पहल करी है। अहोम राजवंश के मोईदाम जो वहां पे पिरामिडकार जो है उन्हीं को वहां पे ये जगह दी है। चलिए
जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत करी है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, उसकी शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। स्वरोजगार का वास्ते हम सब लोगों को पता कि युवाओं को और ज्यादा सशक्त करने के लिए और बैंकिंग प्रणाली के साथ में जोड़ने के लिए और रोजगार कौशल संवर्धन के लिए इस प्रकार की पहल की शुरुआत करी है किसने? हिमाचल प्रदेश ने करी है। वर्तमान में वहां के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम कौन सा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री। 345 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी चीन के साथ में। हम सब लोगों को पहले से विदित कि धर्मशाला के अंदर निर्वासित तिब्बती सरकार भी वहीं पे संचालित है। और शिमला की इसकी जो राजधानी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का भी उद्देश्य जो है वो हिमाचल का है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चाइना के साथ में इसका क्या लगता है? बॉर्डर लगता है 345 किलोमीटर का। पर्यटन स्थल के तौर पे भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। शिमला, कुल्लू और मनाली जितने भी प्रकार के जो पर्यटन डेस्टिनेशन है ये भी अपने आप में बड़ी बात, और वही जो है उस राज्य के राजस्व का सबसे ज्यादा जो हिस्सा देता है वो भी पर्यटन ही देता है। सुखविंदर सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात अगर करते हैं तो 345 किलोमीटर, धर्मशाला निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी है। और राज्य के प्रमुख जो जीआई टैग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वहां को कौन कौन से जीआई टैगों से उनको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो कुल्लू की शॉल है, चंबा का रुमाल है, किन्नौर शॉल है और कांगड़ा की पेंटिंग है। लाहौल स्पीति ऊनी मोजे भी वहां के प्रसिद्ध है, इसीलिए उनको जीआई टैग भी हाल ही के अंदर दिया गया है। तो आपने प्रश्न के माध्यम से जाना कि इंदिरा गांधी स्वरोजगार जो योजना है उसका शुभारंभ वहीं की सरकार ने युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, उनको आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा कौशल और संवर्धन जो प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कवायद करी गई है हिमाचल सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जानते हैं कौन सा शहर वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी करने वाला देश बनेगा? इसका जो आंसर होने वाला है कि वर्ल्ड एक्सपो वैसे है क्या? वर्ल्ड एक्सपो का आशय ये है कि वहीं पे देश विदेशों से जितने भी प्रकार के कौशल संवर्धन, उत्पाद, तकनीकी और इंस्ट्रूमेंट और वहां की जो लोकल फॉर वोकल जो भी वर्तमान में काफी भारत में रहा चर्चा का एक नया वर्ड। और अभी इसका जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा शहर वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी करने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा रियाद। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की। इससे पहले वर्ल्ड एक्सपो जो है वो यूएई के अंदर भी आयोजित हो चुका है और ये हर 5 साल के बाद में इसका आयोजन होता है। 5 साल के बाद में आयोजन होता है और 1851 के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में हर शहर या कैसे विश्व के अनेक शहरों के अंदर इसका यहाँ पे समापन और इसका मेजबानी भी वो अलग अलग देश ही करते हैं। देखते इससे पहले यूएई के बाद में सऊदी अरब वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि यूएई ऐसा कर चुका है। यूएई जो अभी कह सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है और दोनों ही जो है वो राजशाही देश है, हम सब लोगों को विदित। वर्ल्ड एक्सपो शुरुआत होती है 1851 में। प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। इसे इंटरनेशनल रजिस्टर्ड एग्जीबिशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहां पे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को एग्जीबिशंस के अंदर वहां पे रखा जाता है और सभी देशों द्वारा उत्पाद, तकनीक और शिल्प कलाओं का प्रदर्शन वहां पे किया जाएगा। और वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन है वो कहां पे किया जाएगा? ओसाका, जापान में किया जाएगा। इसका मतलब हर 5 साल बाद में होता है। तो 2020 के अंदर काम हुआ था, यूएई के अंदर हुआ। 2025 के अंदर भी होने वाला है कौन सा? ओसाका, जापान। और 2030 के अंदर जो होगा वो कहां पे होगा? रियाद। किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की है। तो आप देख रहे हैं रियाद किंगडम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एक्सपो 2030 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 की उसका जो ताज है वो किसको मिला है? तो पहले तो आप देख पा रहे इस प्रश्न के माध्यम से कि सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसके अंदर जो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आस्था रावल। आस्था रावल को मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के खिताब से उसको नवाजा गया है। इस प्रश्न के माध्यम से अब हम जानेंगे कि मिस वर्ल्ड इस बार कौन बनी है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है और मिस इंडिया कौन बनी है। देखते हैं। मिस इंडिया बनने वाले जो है
जिनका नाम है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता है। और आस्था जो रावल है ये 5वां संस्करण खिताब जीतने वाली ये अभी एक ये महिला प्रतियोगी है। 5 इसके संस्करण 4 पहले हो चुके थे, ये 5वां है। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2023 जिनका नाम है सेनिस फ्लायोसिस, छोटे से देश निकारागुआ की रहने वाली हैं, जिनको 2023 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब से उनको नवाजा गया। मिस वर्ल्ड की बात करते हैं 2021 के अंदर कैरोलिना बिलावस्का, ये यहाँ की मिस वर्ल्ड इन्होंने अपना खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में रिजुल मेन्यू को मिस इंडिया यूएसए 2023 के खिताब से भी नवाजा गया। अब संदर्भ आपसे मैं इस प्रश्न के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि रीता फरिया मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, रीता फरिया। बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। ऐसी कौन सी ऐसी महिला प्रतियोगी रही जिन्होंने मिस यूनिवर्स भारत की पहली महिला बनने का गौरव हासिल करा है? नाम है उनका कौन सा? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स खिताब पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री ने अपने नाम किया, उसका नाम क्या है? सुष्मिता सेन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता होती रहती हैं जिसके अंदर अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर भारतवंशी भाग लेते हैं। उसी के अंदर आप देख रहे हैं कि हाल ही में रिजुल मेनी को मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब उन्होंने जीता। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जानने से पहले आज जानते हैं, इस सेशन के माध्यम से हम कवर भी करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से पहले हमने देखा था कि संविधान सभा से हमने जो अभी पहले जो सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर 5 दिन हमने संविधान सभा से प्रश्न पूछे थे आपसे, और आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और उद्देश्य ये की है कि आपको पॉलिटी के अंदर भी थोड़ी बहुत और चीजें जो सामान्य चीजें उसके बारे में आपको चीज बताई जा सके। चलिए तो संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था दी। पहली बात देखते हैं कि ये केशवानंद भारती विवाद क्या है। इस विवाद को मैं सुलझाऊं इससे पहले 2 विवादों की चर्चा पहले कर लेते हैं कि इससे पहले कौन सा विवाद थे। तो 1960 बेरुवाड़ी विवाद। बेरुवाड़ी विवाद क्या था? किस प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज यस और नो। तो इसके अंदर ही साफ साफ कहा गया कि बेरुवाड़ी विवाद के अंदर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये आपने देखा 1960 का जो बेरुवाड़ी विवाद है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं 1973 के। 1973 के अंदर आता है केशवानंद भारती बनाम सरकार। इसके अंदर यह कहा गया कि केशवानंद भारती जो अभी विवाद जो हुआ था उसके अंदर यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1973 केशवानंद भारती जो अभी विवाद हुआ था उसके अंदर यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1994 के आते आते एसआर बॉम्बई वाद, 1994 एसआर बॉम्बई वाद, उसके अंदर भी यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह सकते हैं कि प्रीएम्बल के अंदर प्रस्तावना, या इंग्लिश में उसको प्रस्तावना प्रीएम्बल, वो संविधान का भाग है, उसका अभिन्न अंग है। इसी से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको 3 विवाद बता दिए गए हैं कि पहले में बेरुवाड़ी विवाद के अंदर यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 केशवानंद भारती में कहा गया कि संविधान का अंग है, जबकि 1994 एसआर बॉम्बई विवाद के अंदर यह बिल्कुल कहा गया कि संविधान का अभिन्न अंग है क्या? प्रस्तावना। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान अभिन्न अंग है नहीं है, तो बिल्कुल केशवानंद भारती के अंदर जो आया था, जो डिसीजन आया था, वो आया था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के उद्देश्य का वही बात हो रही, प्रीएम्बल की बात हो रही है, में संशोधन कौन से संशोधन में हुआ है? इसके अंदर 3 जो है वर्ड जोड़े गए, उसी को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन के अंदर प्रीएम्बल के अंदर कुछ शब्द जोड़े गए थे। वैसे भी देखा जाए तो कालांतर के अंदर चीजें और सारी चेंज हो जाती हैं, तो यद्यपि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसकी मूल आत्मा को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो कुछ जो है वो पोर्शंस के हम अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और इसी के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसके अंदर 3 वर्ड जो है वो जोड़े गए थे।
और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 ऐसे कौन से शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। उन्हीं प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जो वर्ड है, ध्यान से आप देखना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर 3 शब्द कौन से जोड़े गए, तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना काफी लंबी जोड़ी, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु देश बनाने की जो सारी भी चीजें इसमें जो कही गई है, और 26 नवंबर 1949 को ये जब इसको क्या कर दिया जाता है, आत्मार्पित कर दिया जाता है, उसी के संदर्भ के अंदर प्रस्तावना से कौन कौन सी चीजें इसमें से ली गई है, कौन सी चीज नहीं है, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुने और उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो संघीय ढांचा है, उसके बारे में बातचीत प्रस्तावना के अंदर नहीं कही है। बात जो है प्रस्तावना के अंदर विश्व बंधुत्व की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से सब लोगों को लैस करना यानी सुविधा देना, वो भी प्रस्तावना के अंदर ही लिखा गया है। और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को भी इसमें क्या गया है, जोड़ा गया है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम अगर संविधान को नहीं भी पढ़े तो भी अपने को मोटा मोटा ये समझ में आ जाएगा कि संविधान के अंदर कौन कौन सी चीजें नागरिकों को दी हुई है। उनके मूल अधिकारों की भी बात की गई है, मूल कर्तव्यों की बारे में भी बात करी गई है, और व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात की गई है। और उनके जो अधिकार हैं, अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार है वो भी इसमें बात करी गई है। और उसके अंदर सबसे जो पहली लाइन है वो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग है, बड़ी बात है। और ये शब्द हमने कहां से लिया, प्रस्तावना की पहली लाइन वी आर द पीपल ऑफ इंडियन, ये हमने कहां से लिया, ये लिए हमने अमेरिका से। लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको अंतर कर देता हूं कि प्रस्तावना का जो फॉर्मेट, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना का जो फॉर्मेट है वो हमने अमेरिका से नहीं लिया है। हमने अमेरिका की पहली जो लाइन है वो ली है प्रस्तावना की, वी आर द पीपल ऑफ इंडियन, वी आर द पीपल ऑफ यूएसए। ये लाइन तो हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। लेकिन प्रस्तावना का जो फॉर्मेट है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कल भी मैंने सेशन के अंदर कवर करा था कि ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन सी चीजें ली है, अगर आप प्रश्न पूछा ही जा रहा है तो यहां पे हम सब देखते हैं कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, प्रस्तावना का फॉर्मेट, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, और साथ में व्यापार और वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में जो भी चीजें हैं वो भी हमने कहां से ली है, ये भी ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि प्रस्तावना के अंदर कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय हो जाएगा। चलिए जानते हैं भारत में संप्रभु कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न है। और हम सब लोग कभी कभी क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि संप्रभु तो सरकार हो सकती है, कानून हो सकता है, संविधान हो सकता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संप्रभुता हमेशा किसके पास निहित होती है, किसमें निहित होती है, तो आंसर एक ही जाएगा, जनता। क्योंकि जनता के लिए शासन क्या है, जनता के द्वारा जनता पे ही क्या होता है, शासन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जनता हो जाएगा। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हु इज द सोवरेन इन इंडिया, सोवरेन कौन है, वो यहां की क्या है, जनता है। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम के अंदर और जानते हैं 6वां प्रश्न। 6 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे तुषार शेलके और संगीता किस खेल से संबंधित है, जिनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर अभी क्या है, महिला और पुरुष कंपाउंड के अंदर इनको पदक मिले। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तीरंदाजी होने वाला है। इससे पहले पैरा गेम्स के अंदर शीतल देवी, छोटी उम्र की खिलाड़ी, पैरा गेम्स, दिव्यांग, और इन्होंने एक ही प्रतियोगिता के अंदर 2 मेडल जीता। एक ही प्रतियोगिता के अंदर 2 मेडल जीतने वाली ये नवोदित खिलाड़ी, छोटी उम्र की खिलाड़ी, जिनको एक बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहरहाल आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, हालांकि तीरंदाजी से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसको हमने पहले कवर किया था, हम आपको दोबारा रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और संगीता किसका इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, तीरंदाजी वाला ही क्षेत्र है, जिनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर कंपाउंड के, रिजर्व कंपाउंड जो होता है खेल के जो प्रतियोगिता का एक अलग स्ट्रीम, और उसी में से इन्होंने ये
पदक जीता है। दोनों खिलाड़ी रिजर्व कैटेगरी में, रिकर्व में। हाल ही में एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा बेस्ट यंग एथलीट का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? शीतल देवी है। एक सीजन में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी। अब बात करते अभी जो एशियाई जो पैरा गेम्स हैं वो अभी कहां पे होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागोया, जापान 2026 में। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट को 2028 के अंदर ओलंपिक के अंदर इसको शामिल कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 7वां प्रश्न संख्या 7, कृष्णावेणी संगीता नीरजनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश हाल ही के अंदर जो है वो 2 चीजों के लिए क्या रहा, ज्यादा चर्चा में रहा। एक तो क्या रहा कि वहां पे स्वास्थ्य एक सुविधा जो शुरू की गई सरकार के द्वारा, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया जाएगा। किसके लिए? 5 लाख रुपए से कम आय वाले जो लोग हैं उनको इस प्रकार की सुविधा से लेस किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और भी चर्चा में रहा था कि 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को टैबलेट भी वितरित घोषित करे जाएंगे। ये भी कहां से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। इसके अलावा कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का दर्जा 1 अक्टूबर 1953 को मिलता है। राजधानी इनकी अमरावती। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण सुविधा से भी उनको नवाजा या कैसे लेस किया गया है। हाल ही में उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत करी गई, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक आय जिनकी 5 लाख रुपए से कम है उन सब लोगों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। 1.48 करोड़ परिवार इसके अंदर क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे और 4.25 करोड़ लोग इसके अंदर वैसे कवर। परिवारों की संख्या 1.48 करोड़ है, जबकि इसके अंदर कवर होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी? 4.25 करोड़। मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और अब्दुल नजीर इस यहाँ के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 में किससे कट करके? आंध्र प्रदेश से कट करके और एक नया राज्य भी बनता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कौन सा क्लब फीफा क्लब के वर्ल्ड चैंपियन बना है? इसका आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी एक साल के अंदर 5 खिताब जीतने वाला एक इंग्लिश क्लब है, जिसने इस फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। आंसर किसका हो जाएगा? मैनचेस्टर सिटी हो जाएगा। देखते हैं, एक साल में 5 खिताब जीतने वाला एकमात्र इंग्लिश क्लब है। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमेंसो को 4-0 से इसने हराया। हाल में जर्मनी ने पहली बार फीफा अंडर 17 कप भी इसने जीता है। अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष जिनका नाम कल्याण चौबे, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? 3 जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा। एक तो किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और उसके साथ में कनाडा। फीफा का मुख्यालय जोरिक स्विट्जरलैंड में है और स्थापना इसकी 21 मई 1904 की इसकी स्थापना हो जाती है। और अभी जो 2022 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो किसने जीता था? वो जीता था लियोन मेसी की अगुवाई में, कप्तानी में। कहां पे जीता था? किसने जीता था? ये जीता दोहा कतर के अंदर तो हुआ था, दोहा कतर में होता है और इसको अर्जेंटीना इसको जीतता है। और अभी अंडर 17 फुटबॉल कप जिसका आयोजन किया गया था और उसके अंदर किसने जीता था? ये जर्मनी ने जीता था। चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 9। हाल ही में एआई मॉडल टेस्टिंग किस क्षेत्र में की गई? इसका आंसर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी प्रयोग किया गया है। इससे पहले लू से बचने और मलेरिया से बचने के लिए भी इस प्रकार की कवायद की गई है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है। मौसम पूर्वानुमान की वजह से जितनी भी प्रकार की जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उसमें लोगों को समय से पहले ही लोगों को पता लग जाएगा, सरकार को पता लग जाएगा, जिससे पहले जितने भी प्रकार के जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं और रिहेबिलिटेशन के जितने भी जो लेने हैं वो सारे स्टेप्स पहले ही ले सकती है। आंसर इसका हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान। देखते हैं पूर्वानुमान, बेमौसम बाढ़ और सूखे का पूर्वानुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाला है। प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग से लगभग 2023 के अंदर 3,000 लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। और इसी के लिए एआई को इसके साथ में जोड़ा गया। इससे पहले मौसम विभाग लू और मलेरिया के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर चुका है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की स्थापना 1875 में होगी थी, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था। तभी ही 1875 के अंदर इसकी मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत होगी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। महान जो निदेशक इसका मृत्युंजय महापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10।
हाल ही में WHO ने मलेरिया रोग की किस वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल कर दिया है? इसका मतलब यह है कि मलेरिया का भी टीका मार्केट में आ गया है। और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? R21 मैट्रिक्स M। ये मलेरिया का एक टीका है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया मादा एनाफिलिस एक मच्छर होता है, उससे होता है। ये हम सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मादा एनाफिलिस क्या है? सिर्फ वाहक है, ट्रांसपोर्टर है। ये है ट्रांसपोर्टर। लेकिन प्लाज्मोडियम की वजह से प्रोटोजोआ, एक प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है जिसको कैरी करके कौन ले जाती है? मादा एनाफिलिस ले जाती है, और उसके बाद में व्यक्ति के अंदर कहां पे हो जाता है? वो उसके प्रभावित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा R21 मैट्रिक्स M। ये अभी मलेरिया का टीका खोजा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निर्मित। और मलेरिया की पहली वैक्सीन RTS-SS101 मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलिस है, जबकि प्रोटोआ जनित रोग है और इसको प्लाज्मोडियम द्वारा ये होता है। अब बात करते हैं कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। 25 अप्रैल को 2008 में इसकी शुरुआत होती है और हर साल 25 अप्रैल को हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक मामले देखे गए 66% के आसपास, जहां पे मलेरिया के रोगी पाए गए हैं। ये तो कहां पे है? ये अपने कहां पे है? ये है भारत और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, जहां पे सबसे ज्यादा रोगी मलेरिया के पाए जाते हैं। तो 2022 में WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया में 66% मामले आश्चर्यजनक रूप से वहां पे देखे गए थे। और जानते आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जानते हैं, हाल ही में कहां और देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो साइबर सुरक्षा केंद्र हम सब लोगों के लिए चुनौती का विषय और सरकार के लिए भी। कोई साइबर की वजह से इसके अंदर हैकिंग, मालवेयर और बहुत सारे फ्रॉड साइबर की वजह से होते हैं, जिसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और जिसके अंदर उपभोक्ताओं को के पास में अनचाहे कॉल आते हैं और जिनकी वजह से लोगों को सब्ज बाग दिखा करके और किसी पोंजी स्कीम्स के अंदर उनको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और वहीं से आपके बिना OTP से भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसी के संदर्भ के अंदर जो है वो अभी साइबर सुरक्षा केंद्र कहां बनाया गया? चंडीगढ़ के अंदर इसका केंद्र बनाया गया है। देश का पहला है और इसकी शुरुआत यह कह सकते हैं DRDO का पहले 3 साल इसका संचालन कौन करेगा? वो DRDO इसका करने वाला है। और आप देख रहे हैं DRDO के द्वारा पहले 3 वर्षों के अंदर इसका किया जाएगा। देश का प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र है। सुविधाएं कौन सी है? चेहरे की पहचान, डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमित पुलिसिंग, साक्ष्य एकत्रीकरण और उन्नत फोरेंसिक जांच भी यहां पे की जाएगी। अब देखते हैं कि साइबर सुरक्षा से संबंधित वैश्विक जो प्रयास हैं वो किस प्रकार किए गए हैं, जिसके अंदर इंटरनेट गवर्नेंस है, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइबर अपराध से बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जबकि भारतीय प्रयासों की अगर बात करते हैं तो साइबर सुरक्षित भारत पहल, ये एक नया प्रोग्राम भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंदर इसकी क्या की शुरुआत की गई है। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित 2000 का जो प्लान आया वो हम सब लोग यह कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।